मैं डॉक्टर मुकेश कुमार MSJ कॉलेज भरतपुर से। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द सेंस ये हार्डकोर जूलॉजी के बारे में है। तो टॉपिक का टाइटल जो है वो ये है कि एनिमल साइंस इज मदर साइंस, इट इज़ मोस्ट नेग्लेक्टेड एंड डोमिनेटेड बाय अप्लाइड साइंसेस। डॉटर सेल्स जिनको हम कहेंगे अप्लाइड साइंस को, सम रेमेडियल मेजर्स टू रिस्टोर इट्स ग्लोरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब बच्चे एमएससी में एडमिशन लेते हैं तो एमएससी में एडमिशन लेते टाइम उनके सबसे लास्ट जो ऑप्शन होता है वो जूलॉजी होता है, क्योंकि एक ऐसा परसेप्शन बना हुआ है कि जूलॉजी का कोई स्कोप नहीं है। इसको करने से हम हमारे जॉब जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो कोई हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो इसी तरह से आप ये देखें कि जो और दूसरी ब्रांचेज हैं उनका ज़्यादा स्कोप, जिनको सो कॉल्ड अप्लाइड साइंसेस बोला जाता है, उनका स्कोप ज़्यादा समझा जाता है। तो जैसे अगर आप देखें बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो ये सारी साइंस जो है वो जूलॉजी या बॉटनी से निकली हुई हैं। लेकिन ये साइंस सारी जो है एकदम साइडलाइन हो गई हैं, और जो अप्लाइड साइंस हैं जो इनसे निकली हुई हैं वो जो है डोमिनेट कर रही हैं। और उनको अप्लाइड साइंस का मतलब ये है कि अगर आप जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो स्टूडेंट इसको स्टडी करेंगे उनको जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। तो जो जूलॉजी है, जूलॉजी अगर आप देखेंगे कि मेरिट लिस्ट के हिसाब से भी देखें तो स्टूडेंट्स जो हैं केमिस्ट्री को पहले ऑप्ट करते हैं, फिर फिजिक्स को करते हैं, फिर बॉटनी को करते हैं, और उसके बाद लास्ट में जूलॉजी जब उनको एडमिशन आता है तो सबसे वैसा स्टूडेंट आता है जिसको कहीं कोई एडमिशन नहीं मिलता है, तो वो ये सोच के चलता है कि चलो मैं पीजी इसी में कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा है या ये परसेप्शन क्रिएट किया गया। यदि ऐसा है तो ये क्यों है और क्या इसके रेमेडियल मेजर्स हैं। तो इसके ऊपर हम विचार करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम ये जानेंगे कि एनिमल साइंस जो है, जैसे अगर आप पूरा नेचर को बांट दें तो एक तो फिजिकल साइंस आएगा, दूसरा बायोलॉजिकल साइंस आएगा। तो फिजिकल साइंस में अगर आप ये देखें कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, दूसरी साइंसेज आती हैं। बायोलॉजिकल साइंस में आपको जूलॉजी और बॉटनी मिलेंगे। तो यदि आप कल्पना करें कि इसके अलावा कोई साइंस ही नहीं है, जूलॉजी बॉटनी को भी अगर आप डिस्कस करें तो सबसे पहले एनिमल साइंस आएगी, उसके बाद प्लांट साइंस आएगी, और ह्यूमन जो है वो एनिमल साइंस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ये अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करें साइंस को और मदर साइंस के रूप में देखें तो अगर मदर साइंस जो है एनिमल साइंस है, जिससे और दूसरी ब्रांच निकली है। अब मदर साइंस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बायोलॉजिकल साइंस की जो जूलॉजी से रिलेटेड जो ब्रांच निकली है उनको हम यहाँ लिस्ट कर सकते हैं। ये है बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इवन मेडिकल साइंसेज। अगर आप इवन मेडिकल साइंस भी देखेंगे तो वो जितनी भी रिसर्च होती है वो एनिमल साइंस पर होकर ही निकलती है, उसका बेस बनता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कोविड-19 की सिचुएशन देख रहे हैं, वैक्सीन का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें भी आप ये देखेंगे कि जितने भी एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन है वो रैट्स और मंकीज में किया था, और वो सारे जूलॉजी के अंदर आते हैं। तो वो मेडिकल साइंस के लिए भी एनिमल साइंस जो है वो एक तरह से बेस साइंस है या मदर साइंस है। तो ये सारी ब्रांचेज उससे निकली। एनिमल साइंस इज बीइंग डोमिनेटेड साइडलाइन बाय अप्लाइड साइंस। अब जैसे बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इवन मेडिकल साइंस है, ये सारी अप्लाइड साइंस मानी जाती है। अप्लाइड साइंस का मतलब ये कि इनका एप्लीकेशन है आपके लाइफ में या ह्यूमन लाइफ में, उसका कोई एप्लीकेशन है। लेकिन ये जो है मदर साइंस से निकली है। बाकी अगर जूलॉजी को, अगर हार्डकोर जूलॉजी या एनिमल साइंस को आप कंसीडर करेंगे देन यू विल जनरली पीपल आर सेइंग दैट कि इसका कोई स्कोप नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट डिक्लाइनिंग इन एनिमल साइंस, तो इस तरह का जो परसेप्शन क्रिएट किया गया है साइंटिफिक जो अप्लाइड साइंस के लोगों ने, वो जो है सही नहीं है, मेरे विचार से सही नहीं है। और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है कि बेस जो है वो कभी भी गलत नहीं होता। बेस मतलब एनिमल साइंस है वो, जिसमें सारी साइंस अप्लाई हो रही है, तो हाउ कैन इट कैन बी रॉन्ग। तो स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर अप्लाइड कोर्सेज। तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खुली हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, तो वो बहुत ही कैची एडवर्टाइजमेंट और आई कैचिंग एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कि
ये कोर्सेस हम चला रहे हैं और आप हमारे यहाँ आइए। बल्कि जूलॉजी को अगर आप देखेंगे या एनिमल साइंस को देखेंगे, वो कमी यूनिवर्सिटीज में उनको देखेंगे। दो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स आर नॉट अवेलेबल टू टीच अप्लाइड साइंस। अच्छा, ये भी एक सत्य है। जैसे आप बायोकेमिस्ट्री ले लें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ले लें, बायोटेक्नोलॉजी ले लें, जेनेटिक इंजीनियरिंग ले लें, इवन मेडिकल साइंस ले लें, तो उसमें बहुत हाईली क्वालिफाइड टीचर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। मैं इन साइंस की वैल्यू कम नहीं कर रहा हूँ, ये अप्लाइड साइंस की इनकी अपनी जगह वाली है। और ये मॉडर्न जो युग चल रहा है या मॉडर्न एज चल रही है, ये इनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, तो इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन ये जो मदर साइंस है उसको एकदम आप उसको जैसे कहना चाहिए कि बाईपास नहीं कर सकते, वो बेस है। स्ट्रॉन्ग परसेप्शन अमंग स्टूडेंट दैट जॉब अपॉर्चुनिटीज आर हाई बाई स्टडिंग द अप्लाइड साइंस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है कि भाई आप अगर इन साइंस को पढ़ेंगे तो आप जो है आपका जॉब परसेप्शन जो है बहुत, और जॉब की अपॉर्चुनिटीज है वो ज़्यादा होंगी। प्रोपोगेंडा जॉब क्राइसिस इफ यू स्टडी एनिमल साइंस। और ये बहुत बड़ा एक प्रोपोगेंडा भी चल रहा है कि अगर आप एनिमल साइंस पढ़ेंगे या जूलॉजी पढ़ेंगे तो आपको जॉब का क्राइसिस फेस करना पड़ेगा, आप बिल्कुल जॉब लेस रहेंगे, इसका कोई फायदा नहीं पढ़ने का। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कुछ ही स्टूडेंट्स इस साइंस में जो है बाई चॉइस आते हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स मेरिट में नीचे रह जाते हैं वो आते हैं। अब द प्लस पॉइंट ऑफ बीइंग एनिमल बायोलॉजिस्ट। अब कहने का मतलब ये है कि इस स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे कि यदि आप एनिमल बायोलॉजिस्ट हैं तो उसके प्लस पॉइंट क्या हैं। जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया कि अगर पूरी नेचर को आप बांट लें तो एक ए बायोटिक फैक्टर होते हैं और दूसरी कैटेगरी के बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। पूरी नेचर सिर्फ ये दो कैटेगरी में बटी होती है। जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनको हम दोबारा से प्लांट साइंस और एनिमल साइंस में डिवाइड कर सकते हैं। आप कैन यू इमेजिन कि पूरी नेचर का जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो उसका 1/3 करीब करीब आप अगर आप देखेंगे तो वो एनिमल साइंस से रिलेटेड है। अब एनिमल साइंस के जो बायोलॉजिस्ट हैं उनके साथ प्लस पॉइंट क्या है। नॉर्मली एनिमल साइंस के जो बायोलॉजिस्ट हैं वो सोचते हैं कि भाई वी आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बस हमारे पास जो स्टूडेंट्स आने हैं हम उनको पढ़ाना है और वो पढ़ के वो अपने आप जो भी कुछ करना चाहें वो करें। तो एक तरह से उनका जिसे कहना चाहिए कि जो मोराल होता है वो काफ़ी डाउन सा होता है। तो इस फील्ड में अगर आप ये देखें और हम स्टूडेंट्स को इसको बताएं कि हमें बीइंग ए एनिमल बायोलॉजिस्ट हमारे पॉजिटिव पॉइंट क्या है, तो हमको पढ़ने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एनिमल बायोलॉजिस्ट को, जिसमें हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है वो सारे एनिमल्स का पढ़ते हैं, उनकी एनाटॉमी पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं, जेनेटिक्स पढ़ते हैं। अब सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स से आपका जो है पूरा जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी निकली हुई है ना। जीन्स को अगर आप देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग निकली हुई है ना। तो ये सारी उसकी अप्लाइड ब्रांचेज जो हैं वो सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स से निकली हैं। फिजियोलॉजी अगर आप उठा के देखें तो अगर आप अच्छे रिसर्च करते हैं तो फिजियोलॉजी में जो भी एक्सपेरिमेंटेशन किए जाते हैं वो ह्यूमन फिजियोलॉजी या ह्यूमन एप्लीकेशन के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। बायोकेमिस्ट्री को आपको पढ़ने का मौका मिलता है। एंडोक्राइनोलॉजी है, एंडोक्राइनोलॉजी अगर आप उठा के देखें इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड। ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके कैटल्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेटनेरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड। और बेसिकली ये जोलॉजिस्ट ही पढ़ते हैं। लेकिन और एंडोक्राइनोलॉजी आप देखें कि जो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं और इसके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के मेडिकल साइंस में जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत कम है। तो ये जितनी भी एंडोक्राइनोलॉजी की ब्रांचेज हैं वो अप्लाइड ब्रांचेज हैं, वो बेसिक एंडोक्राइनोलॉजी से निकली। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को भी हमको पढ़ना पड़ता है और हम पढ़ाते भी हैं। इम्यूनोलॉजी आप देखिए करंट सिनारियो में लोगों को अभी तक वैक्सीन के बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन हमको जूलॉजी में इम्यूनोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है। तो इम्यूनोलॉजी में अगर आप देखेंगे कि वैक्सीन कैसे डेवलप होती है, वैक्सीन का डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, वो एनिमल्स को इन्वॉल्व करते हुए और इम्यून सिस्टम को इन्वॉल्व करते हुए और बायोकेमिस्ट्री को इन्वॉल्व करते हुए वैक्सीन डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। लेकिन मूल जो बेस है उसमें एनिमल और उसका इम्यून सिस्टम हम पढ़ते हैं, जिसको आधार बना के वैक्सीन का डेवलपमेंट किया जाता है। कोविड-19 में ये
जो ब्रांच है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई और लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। इसके बाद रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी अगर आप देखें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहे मेल सिस्टम हो या फीमेल सिस्टम हो, उसके बहुत सारी ब्रांचेज हैं। अगर ह्यूमन उस पर चले जाइए, वेटनरी साइंस में चले जाइए या मेडिकल साइंस में भी चले जाइए, तो उसके बहुत सारे फील्ड आ गए हैं, जिसमें आप देखें कि रिप्रोडक्टिव बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें आईवीएफ वगैरह जो टेक्नोलॉजी है वो सारा, अगर आप ये देखेंगे कि एनिमल साइंस से ही क्रिएट हुई है। लेकिन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एक सिंपली उसकी एक सोच ये होती है कि मैं बच्चे जो मेरे पास एमएससी में आ रहे हैं, मैं उनको एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दूं और बस ये मेरी यहाँ तक जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। लेकिन हम उसके एप्लीकेशन को अगर देखें तो वो हमारे से ही निकला हुआ है। एंटोमोलॉजी देखिए, एंटोमोलॉजी इज ए सच ए इम्पॉर्टेंट फील्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड। आप देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या आप अगर दूसरे जो जैसे पेस्ट मैनेजमेंट है, एक पेस्ट की बहुत बड़ी समस्या, वो इंसेक्ट पेस्ट की बहुत बड़ी समस्या है। और एंटोमोलॉजी ये स्पेशलाइजेशन भी जूलॉजी में पढ़ाया जाता है, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी भी पढ़ाई जाती है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को। तो उसके बहुत सारे फील्ड हैं जिनको मैं यहाँ पर मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। और ये एज ए स्पेशल पेपर और जॉब के बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स खोलता है। और एप्लीकेशन भी अगर आप देखेंगे तो सेरिकल्चर है, एपीकल्चर है, लेक इंडस्ट्री है, पेस्ट मैनेजमेंट है, ये सारे एप्लीकेशंस हैं एंटोमोलॉजी के। ऐसे ही आप फिशरीज देखिए, फिशरीज भी एक इम्पॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन है जो पीजी लेवल पर पढ़ाया जाता है। तो फिशरीज में अगर आप देखेंगे जो कोस्टल एरियाज में फिशरीज बहुत लार्ज स्केल पे की जाती है। और जो फूड है कोस्टल एरियाज के, अगर आप उसमें देखेंगे तो फिश एक इम्पॉर्टेंट फूड है। इवन नॉर्थ इंडिया में भी उठा के देखें, जहाँ पे सी नहीं है आपको या समुद्र नहीं है, तो वहाँ पर भी आप फिश का जो खाने का है वो एक मेन फूड होता चला जा रहा है। तो इस स्लाइड में मैं ये एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि इतने मैंने कुछ ही फील्ड लिस्ट किए हुए हैं और ये फील्ड हार्ड कोर जूलॉजी के हैं और ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड है और इनसे हजारों फील्ड निकले हुए हैं एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फिर भी हमको साइडलाइन या हम साइडलाइन क्यों फील करते हैं, इसको हम आगे के स्लाइड में डिस्कस करेंगे। माइनस पॉइंट ऑफ एनिमल बायोलॉजिस्ट। माइनस पॉइंट यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट ऐसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो कि माइनस पॉइंट तो नहीं है, लेकिन वो एक तरह से जूलॉजिस्ट को साइडलाइन कर दिया गया है। तो इसको कहना चाहिए कि जो परसेप्शन चल रहा है उसको हमको दूर करना है और उसके लिए आगे क्या करना है वो आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न रिसर्चर्स आर हाईली टेक्निकल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी। ये कोई माइनस पॉइंट नहीं है। अगर आप अभी जो रिसर्च चल रही है बायोलॉजी के साइंस, स्पेशली जूलॉजी में यहाँ हम बात करेंगे, जो रिसर्च चल रही है वो हाईली टेक्निकल है। टेक्निकल का मतलब जितनी ज़्यादा टेक्निक्स आपको आती हैं बायोलॉजिकल साइंस से, चाहे वो इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके एंडोक्राइनोलॉजी से रिलेटेड हो, तो वो उसमें टेक्निक्स अगर आपको आती है तो यू कैन डू वेरी गुड रिसर्च और उसका एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। तो एक ऐसा ये पॉइंट है कि ये बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी हो गई है। तो जो भी इस फील्ड में या एनिमल साइंस में काम करता है उसको मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए और उसको ये चीज़ आनी चाहिए कि वो अलग अलग टेक्निक्स सीखे और अपनी रिसर्च में या कोई अप्लाइड कोर्स अगर वो रन करता है तो उसको यूज कर सके। नॉट वेरी टेक्निकली सम। अगर आप जो करंट जो फैकल्टी मेंबर्स हैं एनिमल साइंस के, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग ओल्ड टेक्निक पर काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने को अपडेट नहीं किया है। तो जो नई टेक्निक्स आ रही हैं एनिमल साइंस की उससे वो ज़्यादा अवेयर नहीं है। यदि अवेयर भी हैं तो उनको बेंच पर वो टेक्निक करना नहीं आता। ये कोई आर्ट्स नहीं है या ये कोई और दूसरा सब्जेक्ट नहीं है कि आपने टेक्निक तो थियोरेटिकली पढ़ ली बट यू आर नॉट एबल टू यूज इन द लेबोरेटरी। आप उसको लेबोरेटरी में यूज नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ने से कोई काम नहीं चलेगा। आप उस टेक्निक को अपनी लैब में एस्टेब्लिश करें, देन ओनली यू कैन डू द गुड साइंस और उसका कुछ एप्लीकेशन कर सकते हैं। नॉट विलिंग टू कोऑपरेट एंड कोलैबोरेट विद अदर साइंटिस्ट हैविंग डिफरेंट एक्सपर्टाइज विच कैन बी यूजफुल क्वालिटी रिसर्च। एक सबसे बड़ी समस्या इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की मैं खास तौर से यहाँ पर एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि जो बड़े से बड़े प्रोफेसर्स हैं वो अपने तक सीमित हैं और वो अपनी लेबोरेटरी से बाहर किसी से कोलैबोरेट या कोऑपरेट नहीं करना चाहते। कोलैबोरेशन और कोऑपरेट का जो फाउंडेशन होता है, जो बेसिस होता है, वो ये होता है कि मेरे को कुछ आता है तो मैं उसको शेयर आपसे कर रहा हूँ और आपको कुछ आता है तो वो आप मेरे से शेयर कर रहे हैं।
वो थियोरिटिकल भी हो सकता है और प्रैक्टिकली भी हो सकता है और टेक्निक वाइज भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल लर्निंग होता है। एक आदमी, वन कैन नॉट लर्न ऑल द टेक्निक बट वी कैन कोलैबोरेट। अगर हम कोलैबोरेट करें एक दूसरे से तो हम एक दूसरे की जो कमियां हैं उसको, कमियों को दूर कर सकते हैं और हमारी जो साइंस है वो बेटर क्वालिटी की होगी और उसका एप्लीकेशन भी अच्छा होगा। तो जो अलग अलग फील्ड के लोग हैं वो कॉपरेट करें, कोलैबोरेट करें और टेक्निक को जानें और अपने स्टूडेंट को एक दूसरे से दूसरी लेबोरेटरी में भेजें। नॉट इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग एक्सपर्टीज इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जो हमारे इवन मिड कैरियर साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने रिसर्च पीएचडी के दौरान और थोड़ा बहुत पीडीएफ वगैरह के दौरान सीखा हुआ है, वो उसी टेक्निक को लेके अपने सारे जो जोलॉजी है या रिसर्च है उसको करना चाहते हैं। दे आर नॉट विलिंग टू लर्न दी टेक्निक, टेक्नोलॉजी उसको सीखने की कोशिश नहीं कर सकते, करना नहीं चाहते हैं। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है जो एनिमल बायोलॉजिस्ट का, जो उनको पीछे की तरफ धकेल रहा है। और जितनी अच्छी आप अगर टेक्नोलॉजी अपनी लैब में एस्टेब्लिश करेंगे तो वो जो है लैब उतना ही अच्छा काम करेगी और उसकी मार्केट में उतनी ही ज़्यादा डिमांड होगी और उस स्टूडेंट की मार्केट में उतनी ही ज़्यादा उसकी जो वो है जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो ज़्यादा होंगे। नॉट टेकिंग अप चैलेंजिंग रिसर्च प्रोजेक्ट। और एक ये भी एक दिक्कत है कि हम लोग जो है, अगर आप जूलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस और जूलॉजी के रिसर्च प्रोजेक्ट देखेंगे तो अगर पूरा ऐसी कोई स्टडी अगर की जाए, मैंने तो ऐसी कोई स्टडी नहीं की है कि जितने भी जूलॉजी के जो प्रोजेक्ट हैं वो कितने चैलेंजिंग हैं, कितने जिसे कहना चाहिए इंटरनेशनली कॉम्पिटेबल हैं, तो हम ये पाएंगे वेरी फ्यू प्रोजेक्ट यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स। तो आप सिर्फ टिप्स पे काउंट कर सकते हैं क्योंकि वो इतने जिसे कहना चाहिए बहुत अच्छा जो प्रोजेक्ट होता है वो मल्टीडिसिप्लिनरी होता है, काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तभी आप एक अच्छा काम कर सकते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आर अवेलेबल टू डेवलप एक्सपर्टीज इन एडवांस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन। यहाँ मैं ये एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो जो है हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं, फैसिलिटीज वाइज कहीं भी कम नहीं है। और वो जो है वहाँ से जाकर आप जो है शॉर्ट टर्म कोर्स भी किए जा सकते हैं और कोलैबोरेशन भी हमें करना चाहिए। सम हॉट एरियाज ऑफ एनिमल साइंस। अब जैसे एनिमल साइंस मदर साइंस है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे इसके कुछ हॉट एरियाज हैं। अब आप देखिए, मैं इसको एक एक करके डिस्कस करता हूँ। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी आप देखें कि इन्वायरमेंट जो है एक बहुत बड़ा एरिया है और इसमें बहुत सारे बायोलॉजिस्ट की आवश्यकता है। और अगर आप ये देखेंगे कि एक अच्छा इन्वायरमेंट किसी भी हेल्थी सोसाइटी के लिए बहुत आवश्यक है। और आप ये जानते होंगे कि वर्ल्ड की सबसे नंबर वन जो समस्या है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो चाहे डेवलप्ड कंट्री हो, उसमें सबसे बड़ी समस्या जो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है। तो क्या हम एनिमल्स जो बायोलॉजिस्ट हैं इस प्रॉब्लम को टैकल करने में अपने स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं, या क्या हम खुद तैयार हैं? क्या उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है? यदि हम इस फील्ड को अच्छे से एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी के एक तरह से डोर्स खोलने वाला ये फील्ड है। ऐसे ही आप दूसरा फील्ड आ जाए, सेल बायोलॉजी है, ये एक बेस है। आप अगर मॉलिकुलर बायोलॉजी देख लें, चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग देख लें, चाहे आप कोई दूसरी जो ब्रांच है वो सेल बायोलॉजी, अगर कोई भी बायोलॉजी में अप्लाई होगा तो वो सेल बायोलॉजी में ही अप्लाई। जेनेटिक्स अगर आप उठा के देखें तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग आप देखें तो वो एक आजकल आगे की जो है 100 साल की भी साइंस है। जेनेटिक इंजीनियरिंग आगे की 100 साल की साइंस है। अगर आप ये देखें हर जगह जेनेटिक इंजीनियरिंग का बोलबाला है। तो चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, प्लांट्स से हो या एनिमल्स हो, किसी भी एनिमल स्पेसिफिकली भी आप देख ले तो वो उनका जो है बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, इसको फिर हम आपका भी डिस्कस करेंगे। ऐसे ही बायोकेमिस्ट्री देखें, बायोकेमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शुरू से ही रहा है बायोकेमिस्ट्री। लेकिन जो बेसिकली एनिमल बायोलॉजिस्ट है वो जो है इस मामले में काफ़ी पीछे है। कुछ लेबोरेटरीज हैं वो इसमें काम करती हैं। अगर बायोकेमिस्ट्री आप अगर एक अच्छा स्टूडेंट तैयार करें तो आप जो पैथोलॉजी लेबोरेटरी है वो बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री बहुत करते हैं। तो सिंपली अगर हम उनको क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री सिखा देते हैं या क्लिनिकल केमिस्ट्री उनको सिखा देते हैं तो वो बच्चा इतनी सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो वो लेबोरेटरीज है और उसमें वो उस बच्चे की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है। लेकिन हम इसमें काफ़ी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। एंडोक्राइनोलॉजी, जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में ही बताया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन से रिलेटेड है। चाहे वो एनिमल साइंस को ले लें, चाहे वो ह्यूमन साइंस को देखें, तो वो एंडोक्राइनोलॉजी एक मेडिकल साइंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। लेकिन एंडोक्राइनोलॉजी अगर आप देखें इंडियन यूनिवर्सिटी में बहुत कम ही जगह पढ़ाई है।
ऐसे ही मॉलिकुलर बायोलॉजी जिसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ऐसे ही इम्यूनोलॉजी है। इम्यूनोलॉजी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग इम्यून सिस्टम के बारे में आजकल बात कर रहे हैं, एक आम आदमी भी बात कर रहा है कि भाई कोविड से रिलेटेड जो है अगर कोई वैक्सीन आई वो इम्यूनोलॉजी जो साइंस है उसके थ्रू ही आएगी, और उसमें प्लांट्स उसमें सॉरी एनिमल साइंस भी यूज होगी, और एनिमल साइंस का इम्यून सिस्टम यूज होगा एनिमल स्टडीज के लिए। अगर आप ये देखेंगे जब शुरुआती स्टडीज होती हैं वो सारी एनिमल्स में की जाती है। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड है, और इम्यूनोलॉजी एज ए स्पेशलाइजेशन किसी भी यूनिवर्सिटीज में आपको रेयरली मिलता है और उसको कम पढ़ाया जाता है, और बच्चों को सिंपली ये एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में बता दिया जाता है जिससे वो पास कर लेते हैं, बस इससे ज़्यादा उनको जानकारी नहीं होती है। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें, हालांकि पहले भी था इसकी, ऐसा नहीं है कि आज अगर कोई डिस्कशन किसी चीज़ पर चल रहा है तो वो आज ही रिलेवेंट है, इससे पहले भी वो रिलेवेंट रहा है। तो इस फील्ड को डेवलप किया जाना जोलॉजिस्ट के लिए बहुत जरूरी। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी देखें आप, बेसिकली अगर आप देखें कि जो ART टेक्निक है और IVF है, वो डॉक्टर RG एडवर्ड जो थे इंग्लैंड के, उन्होंने एज ए बीइंग ए जोलॉजिस्ट जो है वो ये टेक्निक डेवलप की। और आज अगर आप देखिए कि जितना भी मेडिकल साइंस में जो IVF क्लिनिक है वो इसी के बेसिस पे काम कर रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन एज ए जोलॉजिस्ट हमने रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में जिसे कहना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव बायोटेक्नोलॉजी जो है, हमने उसमें कुछ भी काम नहीं किया है। और इंडिया उसके उसमें यूनिवर्सिटीज़ में बेसिक साइंस में जूलॉजी से में अगर इसको देखें तो ये काफ़ी पीछे, ये इतना हॉट एरिया है कि अगर इसमें चाहें तो हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को तैयार कर सकते हैं। और ऐसा किसी यूनिवर्सिटी में IVF ट्रेनिंग का कोई भी कोर्स नहीं चलता है, मुझे एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, पूरी किसी भी यूनिवर्सिटी में जिसमें IVF की ट्रेनिंग दी जाती हो ऐसा कहीं कोर्स नहीं चलता। यदि हम किसी MSc के बच्चे को या रिसर्च के बच्चे को अगर हम IVF के इससे रिलेटेड ट्रेनिंग दे देते हैं तो उसमें मार्केट में उसकी इतनी वैल्यू है कि वो जितना पैसा डिमांड करे उतना पैसा नेशनली और इंटरनेशनली कमा सकता है। एंटोमोलॉजी जैसा मैंने आपको बताया कि सेरिकल्चर है, सिल्क इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया की, चाइना के बाद नंबर 2 पर आता है सिल्क का प्रोडक्शन जो है, और सिल्क का इतना ज़्यादा एप्लीकेशन है, सिल्क की साड़ियाँ जो है आप देखें एक्सपोर्ट की जाती हैं, इसको हमने डेवलप नहीं किया है। ये बेसिकली जूलॉजी का फील्ड है। एपीकल्चर आप उठा के देखें तो एपीकल्चर भी बेसिकली जूलॉजी का फील्ड है, जिसमें हम शहद से रिलेटेड बहुत सारी मेडिसिन जिसमें शहद एज ए बेस यूज़ किया जाता है, तो वो भी एक अप्लाइड है। और ये हमारे जो ग्रामीण बच्चे हैं जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पास ज़मीन है, यदि हम उनको ट्रेनिंग दे दें तो वो एपीकल्चर से रिलेटेड बहुत काम कर सकते हैं, सेरिकल्चर से रिलेटेड। ऐसी लैक इंडस्ट्री है, ऐसे ही IPM है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, जिससे अगर बच्चे को ये पता हो, एंटोमोलॉजी के बच्चे को सिखाया जाए कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, तो वो अपने जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें एक कंसल्टेंसी की फर्म भी खोल सकता है, और हमारे किसान भाइयों को ये सारा एडवाइस दे सकता है कि कौन सी किसान को अगर अच्छे से उसको ग्रो करना है और पेस्ट फ्री रखना है तो कैसे रखा जाए। फिशरीज जैसे मैंने आपको बताया, फिशरीज भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है, तो जिसमें फिश कल्चर और फिश, अब ये नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी होने लगा है और काफ़ी लोग इसमें प्रोफेशन की तरह इसको जो है फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हम बहुत कम ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर फिशरीज स्पेशलाइजेशन तो है, लेकिन पॉन्ड और फिश का कल्चर जो है हमको देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह से वर्मी कल्चर आप देख लें, जिससे खाद का जो है निर्माण किया जाता है, और जो जिससे कहना चाहिए कि नेचुरल खाद है उसको यूज, इसकी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। पोल्ट्री इंडस्ट्री आप उठा के देखें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जो फील्ड है। व्हाट यूनिवर्सिटीज आर रिक्वायर्ड टू डू अंडर चेंजिंग सिनेरियो। अब सवाल ये उठता है कि हमको करना क्या चाहिए। तो करने का पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैंने कुछ चीज़ें आपको उसको बताया कि भाई हम एज ए जोलॉजिस्ट कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं और किन किन फील्ड को हमको आगे बढ़ाना चाहिए और कहाँ हम आगे आ सकते हैं। जिन फील्ड जिनको हम अप्लाइड कह रहे हैं ना, सो कॉल्ड अप्लाइड, जिसको कहते हैं ना साहब ये तो अप्लाइड फील्ड है, वास्तव में वो अप्लाइड फील्ड हैं, लेकिन वो एक तरह से कहना चाहिए कि मदर साइंस से निकले हुए। एनिमल साइंस शुड डेवलप एक्सपर्टीज इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये मैं आपको पहले भी एम्फेसाइज किया कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आपको उससे डेवलप करना पड़ेगा। यू हैव टू कम आउट ऑफ द कोकून, जिस कोकून में आप बैठे हुए हैं कि बस मेरी लेबोरेटरी में यही होता है, इतना मेरे को आता है और इसी पर मेरी पूरा रिसर्च निकल जाएगा या मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, ये चलने वाला नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपना समय काट रहे हैं और आगे ये सबसे पीछे रह जाएंगे। ट्राई टू डेवलप फंक्शनल लेबोरेटरीज विद हाई टेक फैसिलिटीज पर्टेनिंग टू द फॉलोइंग डिसिप्लिन। जैसा मैंने आपको बताया पिछले स्लाइड्स में कि आप एक डिपार्टमेंट लेवल पर
कुछ हाई टेक लेबोरेटरीज डेवलप करने की ज़रूरत है, या 2-4 यूनिवर्सिटीज़ को मिला के डेवलप करने की ज़रूरत है, जिसमें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी हो सकती है, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनके सॉल्यूशंस को ढूंढे। फिजियोलॉजी है, एक फिजियोलॉजी जो है किसी भी फील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी रिसर्च और इसका जो नॉलेज है वो जो है ह्यूमन और एनिमल साइंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बायोकेमिस्ट्री मैंने आपको बताया, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। और अगर मेडिकल साइंस में देखें उठा के, तो जितनी पैथो लैब है उसमें क्लिनिकल केमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यदि हम उसको पढ़ाएं तो बायोकेमिस्ट्री रिसर्च प्लस क्लिनिकल केमिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एंडोक्राइनोलॉजी है, वो मैं आपको डिस्कस ही कर चुका हूँ, जिसमें हार्मोन्स वगैरह में हम स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजी है ही, करंट में चल ही रहा है। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, फिशरीज है। तो इससे रिलेटेड जो लेबोरेटरीज हैं वो हमको यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी, और वो लेबोरेटरी जैसी होनी चाहिए कि लैब टू लैंड वाली जो कॉन्सेप्ट है। लैब टू लैंड का मतलब ये है कि वो सिंपली ऐसा नहीं है कि हमने कुछ एक्सपेरिमेंट लैब में कर लिए, लैंड में, यानी ऐसी रिसर्च हो जिसको हम ट्रांसलेशनल रिसर्च बोलते हैं। ट्रांसलेशनल रिसर्च या ट्रांसलेशनल स्टडी का मतलब ये है कि जिसमें फील्ड में जिसका कोई एप्लीकेशन हो। तो ये वी कैन डू ओनली जब वी कैन एस्टेब्लिश दीज लेबोरेटरी, अच्छी लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करें, और फील्ड में जो एप्लीकेशन है उसका उससे वास्ता हो। ये नहीं हो कि हम बहुत ही एक एसी के चैम्बर में बैठे हुए हैं, बस वहाँ काम कर रहे हैं। और ऐसे हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट और ऐसे हमारे बच्चों के प्रोजेक्ट होने चाहिए जो किसान है या और दूसरे जो भाई हैं जिसमें इनका एप्लीकेशन है, उसमें हम इसको कर सकें। और इसी क्रम में हम रीजनल फैसिलिटीज़ भी हमको डेवलप करनी है। वी कैन नॉट से कि भाई हम सारी लेबोरेटरीज जो है अपने एक ही डिपार्टमेंट में एस्टेब्लिश कर देंगे। तो इसके लिए रीजनल लेबोरेटरी, CSIR है, UGC है, इन्होंने भी ये कॉन्सेप्ट दिया है कि रीजनल लेबोरेटरी एस्टेब्लिश कीजिए, जिसमें जो उस यूनिवर्सिटी उस एरियाज की जो यूनिवर्सिटी जो कॉलेज हैं उस फैसिलिटी का ऑप्टिमल यूज कर सकें, और रिसोर्सेज का भी, जिसे कहना चाहिए, अच्छे से यूज हो सके। डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज शुड बी इनिशिएटेड मैचिंग द मार्केट डिमांड एंड ट्रेन द स्टूडेंट अकॉर्डिंगली। नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है जिसमें डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होंगे। देखते हैं आगे ये कैसे काम करती है। तो जैसे बच्चे, मान लीजिए हर बच्चे को हम रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच सकते, हर बच्चे को हम पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच सकते। ये पीजी करेगा या ये PhD करेगा या पोस्ट डॉक करेगा या हाई टेक रिसर्च करेगा। तो डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सेरिकल्चर की ट्रेनिंग दे दी उसको, तो सेरिकल्चर की ट्रेनिंग दे दी, वो अपने गांव में जाकर सेरिकल्चर कर रहा है, अपना जॉब स्टार्ट कर रहा है, 2-4 लोगों को जॉब भी दे रहा है। ऐसे ही मान लो हमने अभी एपीकल्चर है उसकी ट्रेनिंग दे दी, हमने असिस्टेड रिप्रोडक्शन की ट्रेनिंग दे दी, तो वो किसी क्लिनिक में जाके IVF वगैरह कर रहा है। तो इस तरह के कोर्सेज हमको रन करने पड़ेंगे, और बच्चों को मार्केट डिमांड से ट्रेन करना पड़ेगा। इसमें हमें मार्केट में जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डिस्कस करना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू नीड, आपको किस प्रकार के लोग चाहिए। तो उसके हिसाब से हम उनको अपनी लेबोरेटरी में ट्रेन करें, और उनका फिर एम्प्लॉयबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक्टिव कोलैबोरेशन बिटवीन एनिमल्स बायोलॉजिस्ट, रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्री इज रिक्वायर्ड। अब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, तो वी आर एक्चुअली लिमिटेड टू ओनली दैट प्लेस। हम ये नहीं देख रहे कि हमको रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनसे कोलैबोरेशन करना पड़ेगा कि भाई आप इस टेक्निक को यूज करते हैं, ये कहाँ से लाते हैं। मान लो वो मेरे जोलॉजी के डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड है, तो क्या वो हम अपने यहाँ नहीं कर सकते, और हम ऐसे बच्चे आपको ट्रेन करके दें, तो क्या उनकी एम्प्लॉयबिलिटी आप दे सकते हैं, क्या उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं? डेफिनेटली आई कैन से 100% वो कहेंगे कि भाई हम तो बाहर से लेके आते हैं, यदि आप हमको यही देंगे तो हम तो आपके बच्चों को करेंगे, बशर्ते टेक्निकली वो साउंड हो। तो ये हमको उनसे कोलैबोरेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, इंडस्ट्रीज हैं, उनसे हमको करना ही पड़ेगा। ओपन एंड फ्री साइंटिफिक एटमॉस्फेयर इज मस्ट फॉर गुड क्वालिटी ऑफ रिसर्च। ये जो इशू है कि हमारे जितने भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर वेरी क्लोज माइंडेड। मैंने ये देखा हुआ है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी स्टूडेंट जो है किसी भी गाइड के अंडर में काम कर रहे हैं। इवन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ये नहीं पता कि उस स्टूडेंट का टॉपिक क्या है। 2 लेबोरेटरीज के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, 2 प्रोफेसर आपस में बात नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको पता ही नहीं है कि उसमें आप अपनी लेबोरेटरी की जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको बस यूज करके अपना काम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमको एक फ्री, एक ऐसा फोरम होना चाहिए
जिसमें हम साइंस को डिस्कस कर सकें। मान लीजिए मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ और मेरे काम में आपकी टेक्निक अगर यूज हो सकती है तो मैं आपकी लेबोरेटरी से कोलैबोरेट करूँ और एक फ्री एंड फेयर साइंटिफिक डिस्कशन हो और क्वालिटी की रिसर्च हो। तो आप अगर यूरोप के ज़्यादातर अगर आप पेपर्स उठा के देखेंगे तो उसमें 100 लोगों के नाम है। वो क्यों नाम है? वो इसलिए है कि एक आदमी सारी टेक्निक और सारी काम नहीं कर सकता है, तो आपने कुछ किया, दूसरे व्यक्ति ने कुछ किया, वाई ने कुछ किया, जेड ने कुछ किया, सब ने कोलैबोरेशन किया और उससे क्वालिटी की रिसर्च जो है वो निकल के आती है। तो ये इट इज मस्ट ओपन एंड फ्री साइंटिफिक एटमॉस्फेयर जो एक क्वालिटी रिसर्च और क्वालिटी वर्क के लिए ज्यादा जरूरी है। ट्रेनिंग कोर्सेज इन डिफरेंट लेबोरेटरीज शुड बी कंपलसरी बिफोर एंटरिंग इन दी रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंस्टीट्यूट्स जो है इसमें कर रहे हैं, जैसे आईएससी वगैरह करते हैं। जब बच्चा पीएचडी के लिए एनरोल होता है तो उसको पीएचडी की डायरेक्ट जिसे कहना चाहिए टॉपिक नहीं दिया जाता, क्योंकि जब टॉपिक मिलने के बाद वो जो है सिर्फ वही टेक्निक यूज करेगा जो उसकी पीएचडी से रिलेटेड है। तो उससे पहले क्या है, उसको डिफरेंट लेबोरेटरीज में, जैसे मान लीजिए प्रोटीन केमिस्ट्री लैब है, माइक्रोबायोलॉजी लैब है, या पेप्टाइड केमिस्ट्री लैब है, या एंडोक्राइनोलॉजी लैब है, या प्राइमेट रिसर्च लैब है, उसको 4-5 जिसे कहना चाहिए 2-2 महीने हर लेबोरेटरी में ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो डिफरेंट लेबोरेटरीज की टेक्निक सीख कर और जब वो रिसर्च प्रॉब्लम को सोचता है तो उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो मल्टी डिसिप्लिनरी होती है और वो एक बहुत ही क्वालिटी लेवल की होती है। तो डिफरेंट जो लेबोरेटरीज हैं जो अलग अलग टेक्निक्स को यूज कर रही हैं, उसमें उसका ट्रेनिंग स्टूडेंट का कराना बहुत ज़रूरी होता है और ये सभी यूनिवर्सिटीज में इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जाना चाहिए। क्रिएट द स्टूडेंट हु आर हैविंग द मार्केट वैल्यू। ऐसे स्टूडेंट्स, जैसे मार्केट को भी हमें सर्वे करना चाहिए कि भाई मान लो मेरी ये जूलॉजी हम पढ़ाने जा रहे हैं, मार्केट में जूलॉजी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें जो मार्केट में यूज होती हैं उससे रिलेटेड हम अपनी लेबोरेटरीज में क्या कर सकते हैं। और जब ये बच्चा डिग्री लेके जाएगा, जूलॉजी की डिग्री लेके जाएगा, तो उसमें उसकी मार्केट की क्या वैल्यू। अगर आपने उसको मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग उसको ट्रेन किया है, उससे रिलेटेड उसको ट्रेनिंग दी है, ऐसा नहीं है सारी ट्रेनिंग उसको मिल जाए, लेकिन अगर कुछ मिल जाती है तो डेफिनेटली उसकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है और उस सब्जेक्ट की जो है वैल्यू बढ़ेगी। वी कैन अर्न रेवेन्यू फॉर आवर डेवलपमेंट ऑल्सो। इससे ये भी फायदा है कि हम मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन या किसी इंडस्ट्री से कोलैबोरेट करते हैं तो हम ये कहें कि भाई ये काम हम आपको करके दे सकते हैं, तो उससे हम पैसा भी अर्न कर सकते हैं। और अभी जो हमारा सारे जो डिपार्टमेंट है वो नॉर्मली ये रोना रोया जाता है कि साहब हमारे पास पैसे नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम एक फोटोस्टेट मशीन भी नहीं खरीद सकते। तो यदि अगर हमारा इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन होगा तो हम उनसे पैसा भी अर्न कर सकते हैं, डिपार्टमेंट के लिए पैसा भी आएगा और वो डेवलपमेंट के लिए भी लगेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सजेशन है इसमें, व्हाट वी आर डूइंग। अब अगर हम ये देखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो ये करने की कोशिश कर रहा है क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी डिप्लोमा कोर्स, यानी आईवीएफ से रिलेटेड बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए और ट्रेनिंग देने के बाद वो जो है जिसे कहना चाहिए कि आपके आईवीएफ क्लिनिक्स हैं उनमें बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। इंडिया में कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है कोई यूनिवर्सिटीज को करा रही हो, सिर्फ मैसूर यूनिवर्सिटीज को करा रही है। और हाईटेक एंड्रोलॉजी लैब जो है वो भी होना चाहिए। ये एक बहुत सिंपल सी लैब है। आप अगर मार्केट में जाएंगे, जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ को कोई प्रॉब्लम होती है तो नॉर्मली वाइफ का चेकअप किया जाता है, हस्बैंड का चेकअप नहीं किया जाता। और आपने एंड्रोलॉजिस्ट के नाम से कोई डॉक्टर नहीं, या एक आधी डॉक्टर एम्स वगैरह जैसे हॉस्पिटल्स में आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो एंड्रोलॉजी से रिलेटेड कोई लेबोरेटरी नहीं है जिसको हमने एस्टेब्लिश किया है और जिसको हम ट्रेनिंग देके और इसमें से जो बच्चे हैं वो एंड्रोलॉजी के फील्ड में काम कर सकते हैं। इफ दीज मेजर्स आर टेकन वी कैन रिस्टोर द ग्लोरी ऑफ एनिमल साइंस। जैसा कि मैंने इसमें डिस्कस किया है, आप पहली स्लाइड में डिस्कस किया था कि भाई जूलॉजी है, भाई जूलॉजी का स्टूडेंट भी ये फील करता है कि आई एम जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग जस्ट डूइंग द एमएससी, बस करने के लिए मैं एमएससी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि एनिमल साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइंस। और यदि अगर ये कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं और डिस्कशन भी अगर साइंटिफिक लोग जो है इसमें डिस्कशन करते हैं तो और भी कुछ इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइंस, और जिसे कहना चाहिए कि बिल्कुल अब करेंट सिनारियों में बहुत नेगलेक्ट किया जा रहा है और ये माना जा रहा है, कई बार तो ऐसी सोच भी है कि इन सब्जेक्ट को बंद कर देना चाहिए। लेकिन दिस इज नॉट, आई एम रियली वेरी हाईली जिसे कहना चाहिए कि
आई एम एडवोकेटिंग दैट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट साइंस, और इस साइंस को अगर हम बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल से करें और अपने को मॉडर्नाइज करें तो ये साइंस जो है नंबर वन साइंस है जिसे कहना चाहिए। और इसको नंबर वन का मतलब ये है कि सारी साइंस जो है इसमें समाहित है। इसमें मैं इंक्लूडिंग ह्यूमन को भी इंक्लूड करता हूँ, एनिमल साइंस में ह्यूमन को भी इंक्लूड करता हूँ। तो अगर आप ये देखें कि अगर हम मॉडर्न जिससे टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट साइंस होगी। लास्ट में ये एक वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन जो मैंने लिखा है, अपना खुद का ही लिखा हुआ है, उसके साथ इस लेक्चर को फिनिश करना चाहूँगा। प्लेस ऑफ मदर इज ऑलवेज हाई इन आवर सोसाइटी, आवर ओनली थिंग मदर हैज़ टू वॉक टुगेदर विद द ग्रोन अप चाइल्ड। इसका मतलब ये है कि किसी भी सोसाइटी में मदर का जो स्थान होता है, मदर का स्थान जो है सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ऊंचा होता है किसी भी सोसाइटी में अगर आप देख लें। लेकिन वो मदर जो है वो पीछे छूट जा रही है। तो मदर को जो है, जो ग्रोन अप चाइल्ड है, जो चाइल्ड जिसको उसने पैदा किया है, उसके साथ चलना होगा और मॉडर्न सोच के साथ चलना होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ कि इसको अगर मैं बायोलॉजिकल साइंस से रिलेट करूँ, जियोलॉजी से रिलेट करूँ, तो मदर इज ऑलवेज हाई इन आवर सोसाइटी। इसका मतलब ये हो गया कि जियोलॉजी जो है मदर साइंस है ना। इससे सारी साइंस निकली हुई है, बायोलॉजी जियोलॉजी की सारी साइंस, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इम्यूनोलॉजी हो, ये सारी साइंस निकली है। लेकिन जो इसकी साइंस जो कि इसके चाइल्ड है, उनके साथ चलना होगा, और जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको लेते हुए हमको अच्छी क्वालिटी का टीचिंग और रिसर्च करना पड़ेगा, तभी इसका हम ग्लोरी जो है, मदर की ग्लोरी को वापस ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।